हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है एकात्मक एवं संघात्मक संविधान और सरकार। यहाँ पे दो चीज़ें हमने लिखी हैं, संविधान और सरकार। ये दो चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी प्रश्न एकात्मक सरकार के रूप में पूछा जाएगा और कभी आपसे एकात्मक संविधान के रूप में पूछा जाएगा। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले संविधान ही होता है, एकात्मक संविधान या फिर संघात्मक संविधान होगा। और ऐसा संविधान जिस प्रकार की सरकार का निर्माण करेगा वो उसी के नाम के यानी उसी की प्रकृति के हिसाब से एकात्मक संविधान से एकात्मक सरकार बनेगी और संघात्मक संविधान से संघात्मक सरकार बनेगी और वही सारे फीचर सेम रहेंगे। तो सिर्फ नाम यहाँ पे दोनों लिख दे ताकि प्रश्न आपके गड़बड़ न होने पाए। यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आर गवर्नमेंट, दोनों को साथ में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपको लिख लेना है वो देखिए ये है कि जो एकात्मक संविधान होगा, एकात्मक संविधान ये क्या गठित करेगा? एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार बनाएगा। उस देश की सरकार कैसी होगी? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। अगर देश का संविधान संघात्मक है यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उस देश की सरकार कैसे बनेगी? उस देश की सरकार जो होगी वो संघात्मक सरकार बनेगी। बस यहीं से स्पष्ट हो गया कि हमको एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार के विषय में पढ़ना है और वही उस कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे? हम यहाँ पे एकात्मक संविधान की बात करेंगे कि क्या होता है, यानी इसको समझेंगे पहले। उसके बाद में हम इसकी दो चीज़ों पर बात करेंगे कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी कमियाँ क्या हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे सीधे इस तरह से किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से, अगर ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक संविधान का या एकात्मक सरकार का लक्षण नहीं है। तो आपको बहुत से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कथन कारण में दिया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर रिटर्न में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह आ सकता है कि संघात्मक और एकात्मक सरकारों की तुलना कीजिए। तो तुलना करने में आपको अच्छाइयाँ भी पता होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशंस यानी कमियाँ भी पता होनी चाहिए, तभी तो आप जो है उसकी तुलना कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए, उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ। तो चलिए बात करते हैं एक एक चीज़ पर। पहले हम पढ़ेंगे एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, और चाहे आप इसे एकात्मक संविधान कह लें क्योंकि एकात्मक संविधान ही एकात्मक सरकार का गठन करता है। तो जैसा इसका नाम है, देखिए एकात्मक, यूनिटरी, इसका मतलब है कि इसमें एक सरकार होगी। सीधी सी बात है, एक सरकार होगी। जब कोई राज्य बनता है, राज्य, यहाँ पर आप देखिए राज्य शब्द का जो बार बार प्रयोग मैं करूँगा, तो राज्य शब्द का पूरे देश के लिए यानी एक राज्य क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है पॉलिटी में, संविधान में। तो यहाँ पर राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब ये नहीं है। राज्य का मतलब पूरा भारत है यहाँ पर। इसी तरीके से कोई भी देश है उसको राज्य कह करके संबोधित किया जाता है, स्टेट कह करके। जब हम प्रांतीय सरकारों पर बात करेंगे तो वहाँ पर बोलचाल में स्टेट और वो अलग शब्द आएंगे। तो देखिए एकात्मक सरकार, एक कोई राज्य होता है, इसको ज़रा पहले समझें। अगर कोई एक राज्य है, कोई भी एक स्टेट है, तो वहाँ पर एक सरकार, एक सरकार हो। अगर एक सरकार है तो निश्चित तौर से वो केंद्र सरकार है, यानी सेंटर में है, वही केंद्र सरकार है, वही एक सरकार है। और वो पूरे राज्य पर यानी पूरे देश में वही शासन करे। कोई दूसरी गवर्नमेंट अपने स्तर से निर्णय न ले सके। पूरा नियंत्रण, पूरी शक्तियां उसी एक सरकार के पास हों। जब एक ही सरकार है तो जाहिर सी बात है कि सारी शक्तियां उसी सरकार के पास होंगी। ये लक्षण है यूनिटरी, यानी एकात्मक लक्षण है। एक ही जगह पर सारी शक्तियों का केंद्रण पाया जाता है। तो ऐसा संविधान जो इस प्रकार की व्यवस्था करे
कि उस देश में एक ही सरकार होगी जो सारी शक्तियां रखेगी, तो वो संविधान किस प्रकार का संविधान होगा? एकात्मक संविधान। और ऐसी सरकार क्या कहलाएगी? एकात्मक सरकार। बहुत सिंपल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। तो एकात्मक सरकार का पहला लक्षण जो है वो है एक राज्य, एक सरकार, एक ही सरकार होगी, पहली बात। और सभी शक्तियां, निर्णय लेने के जितने पावर्स होंगे, सभी शक्तियां उसी एक सरकार में निहित हैं, उसी एक सरकार के पास रहती हैं। उसको आप केंद्र सरकार कहो या कुछ भी कहो, एक ही सरकार है तो उसे आप एक देश की एक सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हो। एक ही सरकार होगी और सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास रहेंगी। तो अगर उसमें कुछ स्टेट भी हैं, यानी कि अगर छोटे छोटे क्षेत्रीय सरकारें अगर उसमें कोई हैं, स्टेट वगैरह हैं, जैसे भारत है, भारत में कई स्टेट हैं, प्रदेश हैं, तो उन प्रदेशों में शक्तियां क्या होंगी? नहीं होंगी। उन प्रदेशों को वही एक सरकार जो शक्तियां देगी उसी को वो उपयोग करेंगे। पावर उनके हाथ में नहीं होगी, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकते। सभी निर्णय, सभी नीतियों का निर्माण और सभी नीतियों का क्रियान्वयन, तीनों चीज़ें, यानी कि नीति निर्माण, कानून निर्माण और नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन, तीनों शक्तियां किसके पास होंगी? एक ही सरकार के पास होंगी, केंद्र सरकार के पास में। यानी कि नीति निर्माण, नीति निर्माण यही तो सरकार करते हैं काम, नीति बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, कानून बनाती है, कानून निर्माण एवं उसको लागू करती है एवं क्रियान्वयन एक ही सरकार के पास रहते हैं, सरकार के पास। देखिए, अब अगर उस देश में जो अन्य राज्य हैं, छोटे राज्य हैं उस देश में, तो वो उन्हीं शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जो केंद्र सरकार अलाउ करेगी, और केंद्र सरकार के पास ही डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता। यानी स्थानीय रूप से प्रशासन चलाने के लिए कोई बॉडी हो सकती है, लेकिन उसके पास पृथक शक्तियां नहीं होंगी। उदाहरण से समझें, अगर भारत को देखें तो भारत में एक केंद्र सरकार है जहां पर एक पार्टी शासन करती है, एक केंद्र सरकार है। उसके बाद भारत में राज्य हैं, प्रदेश हैं, वहां पर प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं, और उन सरकारों के पास में कुछ पृथक शक्तियां हैं जिन पर नियम कानून नीति बनाने के लिए उनको केंद्र सरकार से शक्तियों के संदर्भ में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं में डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं। वो अपने प्रदेश के लिए नीतियां बनाते हैं, अपने प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं, बहुत से मामलों में वो स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसे सिस्टम में अगर केंद्र सरकार और राज्य की कोई एक बॉडी है, सरकार तो उसी को कहेंगे जिसके पास शक्तियां हो, तो सरकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर प्रशासन के लिए कोई संस्था है तो फिर उसके पास पृथक से कोई शक्तियां नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि केंद्र और उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा हो। केंद्र ही उसको अलाउ करेगा कि ये काम आप करेंगे और हमारे निर्देश से ही करेंगे, हमारी नीतियों के द्वारा ही करेंगे, हमारे हिसाब से ही करेंगे। तो फिर वो सरकार थोड़ी ना हुई, वो तो एक आगे आप उसको विभाग कह सकते हो, एक संगठन कह सकते हो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसको सरकार नहीं कहा जाएगा, सिर्फ एक सरकार। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा संबंधी एक गुण होता है, वो ऐसे सरकारों में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की सरकारें जो होती हैं वो किन किन देशों में हैं, कुछ उदाहरण आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम बात करेंगे। तो उदाहरण के लिए
इसके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा इसका उदाहरण जो है वो है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। ये सभी देश जो हैं वो एकात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी। अब देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए कोई शर्त नहीं है कि लिखित संविधान हो, क्योंकि एक ही सरकार है तो बिना लिखे हुए संविधान से भी काम चल सकता है उनका। और जहाँ पर कई सरकारें होती हैं, जैसे भारत में बिहार की सरकार अलग है, महाराष्ट्र की सरकार अलग है, तमिलनाडु की सरकार अलग है, उत्तर प्रदेश की सरकार अलग है। जितने प्रदेश हैं उतनी सरकारें हैं, और उसके बाद में एक केंद्र सरकार है जो सब प्रदेशों पर है। तो जब ज़्यादा सरकारें होती हैं तो उनके बीच में विवाद हो सकते हैं शक्तियों को लेकर के, तो फिर लिखा पढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ अगर लिखित अवस्था में हो तो विवाद नहीं होगा, जब कभी झगड़ा होगा तो कहा यह जाएगा कि पढ़ लीजिए भाई क्या लिखा हुआ है। अगर मौखिक रहेगा तो लोग बदल जाएंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसा तो था ही नहीं, आपने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, फिर उसका सबूत क्या है, क्या कहा गया था, तो लिखित होना चाहिए। लेकिन जब एक ही सरकार है तो लिखित होना आवश्यक नहीं है। लिखित हो भी सकता है, लिखित होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण में हमने जो बताया तो ब्रिटेन, फ्रांस, हमने जापान आपको बताया, तो जापान में लिखित संविधान है, लेकिन जापान की सरकार जो है वो फेडरल नहीं है, जापान में एकात्मक सरकार है। तो लिखित हो सकता है, लिखित नहीं हो सकता है। प्रश्न आपका आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एकात्मक सरकार का अनिवार्य लक्षण नहीं है। लिखित संविधान, तो लिखित संविधान होना अनिवार्य लक्षण नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन पे अभी हम जब चलेंगे फेडरल वाले पे, वहाँ पे लिखित संविधान होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सरकारें कई होंगी तो बिना लिखे काम चल ही नहीं सकता है। और जिस देश का लिखित संविधान नहीं होगा वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं बन सकती संघात्मक वाली, क्योंकि तमाम सरकारें तमाम तरह के दिमाग होंगे, फिर बिना लिखे काम चल ही नहीं सकता है। यहाँ पे हमने उदाहरण भी दे दिए, ब्रिटेन और जापान दो उदाहरण है। जापान जो है वो एक लिखित संविधान वाला देश है लेकिन एकात्मक सरकार है। ब्रिटेन एक अलिखित संविधान वाला देश है जहाँ पे एकात्मक सरकार है। तो लिखित होना अनिवार्य नहीं है। अब इसके कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, उन पर बात करेंगे। ये 3, 4, 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जो पूरी शक्तियों को, यानी समस्त देश की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। कोई अन्य सरकार उसकी शक्तियों का बंटवारा नहीं करती है, यानी उसके सापेक्ष या उससे ऊपर या उससे नीचे कोई भी सरकार नहीं होती है, वन गवर्नमेंट। अब इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, देखिए इसमें कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं या आप कह सकते हो इसके लाभ क्या हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपसे बनेगा। कॉमन सी बात है, अगर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति एक हो घर में तो क्या होता है, वो आसानी से मामलों को सुलझा लेता है, क्योंकि वही कह देता है कि हाँ कल सुबह ये होगा काम खेत में तो होना है। अगर डिसीजन लेने वाले 4 लोग हों तो कोई दूसरा उसमें से कहेगा नहीं नहीं कल तो मेरा मूवी का प्लान है, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। अगला आदमी कहेगा नहीं भाई मेरा तो पेपर है, मैं तो नहीं काम कर पाऊँगा खेत में। तीसरा कहेगा ठीक है करूँगा, मैं सहमत भी होगा। तो जब डिसीजन लेने वाले कई लोग होते हैं तो फिर एक मत पे निर्णय होना थोड़ा जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन एकात्मक जो सरकार होती है उसका पहला लक्षण तो यही है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, निर्णयन तीव्र होता है, तीव्र होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्णयन अच्छा होता है, अच्छा होना खराब होना वो तो व्यक्ति जो डिसीजन ले रहा है
उसकी मानसिकता पर है, लेकिन निर्णय जल्दी हो सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर ब्रिटेन की सरकार को कोई चीज़ करनी है पूरे देश में, तो फिर वो एक डिसीजन लेगी और पूरे देश में वो चीज़ लागू हो जाएगी। वहीं पर भारत में अगर देखें तो भारत में अगर केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया और फिर प्रांतीय तमाम सरकारें जो हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करती हैं, उससे सहमत नहीं होती हैं, कहीं कुछ मॉडिफिकेशन करती हैं, अलग अलग प्रकार से अवरोध होते हैं, डिसीजन आसानी से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर निर्णय डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट होता है। अगर दूसरी बात करें तो चूंकि एक सरकार है, यहाँ पे एक सरकार है, तो एक सरकार मतलब पूरे देश में एक ही नीति, पूरे देश के लिए एक समान नीतियां, कानून, ये सब पाया जाएगा वहाँ पे। क्योंकि अगर एक ही सरकार है तो एक योजना बनाएगी वो पूरे देश में लागू हो जाएगी, एक कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू हो जाएगी, तो सभी पूरे उसके क्षेत्र में एक ही प्रकार का कानून, एक ही प्रकार की नीतियां लागू रहेंगी। और जो दूसरी सरकार होगी जिसमें कई सरकारें होंगी फेडरल वाले में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग जो सरकारें हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियां बना सकती हैं, अलग अलग प्रकार के कानून बना सकती हैं, तो पूरे देश में एक ही जैसा कानून नहीं होगा। जैसे भारत में भी आप देखते हो किसी प्रदेश में कोई दूसरे प्रकार का कानून है, कोई दूसरी प्रकार की योजना है, किसी प्रदेश में अलग अलग प्रकार की योजनाएं देखने को आपको मिलेंगी। तो ये इसके लाभ हैं। निर्णय तीव्र होता है, एक सरकार है, इसीलिए पूरे देश के लिए एक ही समान नीतियां और एक ही प्रकार का कानून पाया जाएगा। और अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, अगर कोई देश पे आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में एकात्मक सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। एकात्मक सरकार फास्ट निर्णय करती है और जल्दी प्रतिक्रिया दे सकती है, इसीलिए आपातकाल की परिस्थितियों में एक व्यक्ति अगर डिसीजन ले तो आसानी से डिसीजन हो सकता है। तो आपातकाल के लिए, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, आपातकाल के लिए बेहतर सरकार, आपातकाल के लिए बेहतर सरकार है। अब चूंकि एक ही सरकार है तो फिर इसके खर्चे भी कम होंगे, क्योंकि कम लोग होंगे सरकार में, विवाद भी नहीं होंगे। तो एक सरकार जो होती है वो कम खर्चीली सरकार होती है, कम खर्चीली सरकार, क्योंकि एक ही संसद होगी, एक ही वहाँ पे विधानमंडल होंगे ही नहीं, एक ही संसद होगी, एक ही जगह पे कम ही लोग होंगे, बैठ करके डिसीजन ले लेंगे। एक ही सचिवालय होगा, सचिवालय के सचिव भी कम रहेंगे, मतलब जो तामझाम सरकार का होता है वो कम रहेगा। भारत में क्या है, एक प्रधानमंत्री है, तमाम मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का सचिव है तो मुख्यमंत्रियों के सचिव हैं, फिर एक सचिवालय वहाँ है तो तमाम सचिवालय और हैं। बहुत सा प्रशासन जितना बड़ा सरकार का तंत्र हो जाएगा उतना ज़्यादा बोझ जो है जनता पे पड़ेगा खर्च का। तो यहाँ पे चूँकि एक सरकार है तो ये कम खर्चीली सरकार कहलाती है, सबसे कम खर्चा होता है इसमें। अब देखिए एक चीज़ और है, अब चूँकि सरकार एक ही है तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद न्यूनतम है, विवाद न्यूनतम होते हैं, होते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई और सरकार है ही नहीं। राज्य तो हो सकता है लेकिन सरकार चूंकि नहीं है राज्य की अलग से, तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद की स्थितियां नहीं पैदा होती हैं। अब ऐसी सरकारों में एकल नागरिकता पाई जाती है। एकल नागरिकता का मतलब है कि एक देश एक नागरिकता, एकल नागरिकता, यानी जैसे कि ब्रिटेन है तो पूरे ब्रिटेन की एक ही नागरिकता होगी, एक देश एकल नागरिकता। अब यहाँ पे आप भ्रमित न होइएगा कि भारत में भी तो एक देश एक नागरिकता है, भारत में, और भारत में एकात्मक सरकार तो है नहीं, यहाँ तो तमाम सरकारें हैं, यानी संघात्मक सरकार है। तो उसको जब भारत को हम पढ़ेंगे तो भारत में कुछ चीज़ें एकात्मक हैं, कुछ चीज़ें संघात्मक हैं, वो आप जानते भी होंगे, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब प्रश्न आएगा
तो वहाँ पे ये चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है, इसीलिए इसको स्पष्ट पढ़ना जरूरी है। प्रश्न इस प्रकार से होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघात्मक सरकार का लक्षण नहीं है। अब उसमें पहला ही विकल्प लिखा होगा एकल नागरिकता। तो अगर आपने डीपली नहीं स्टडी किया है तो आप सोचोगे कि एकल नागरिकता तो भारत में पाई जाती है, भारत में संघात्मक सरकार है, इसका मतलब है कि एकल नागरिकता संघात्मक सरकार का लक्षण है। रॉन्ग हो जाएगा। एकल नागरिकता एकात्मक सरकार का लक्षण है। भारत में अपवाद स्वरूप है, वो अलग पढ़ेंगे उसको हम क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एकात्मक सरकार का लक्षण क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता पाई जाएगी तो इसकी वजह से क्या होता है? एकता की भावना, एकता की भावना प्रबल रहती है, प्रबल होती है। देखिए यही अच्छी चीज़ें, इसीलिए भारत में तो अपने मन से हमने कहा कि ऐसा नहीं कि संघात्मक होगा तो हम बहुल नागरिकता रखेंगे ही, हम एकल नागरिकता रख लेंगे, हम एकात्मकता के कुछ लक्षण रख लेंगे। इससे क्या है, कौन हमारा हाथ पकड़ सकता है? हम अपने देश में अपने हिसाब से बनाएंगे। आपने कह दिया संघात्मक हो सकता है, क्यों? हम एक नया संविधान रच देंगे जिसकी कैटेगरी ही बदल जाएगी। तो हमने कुछ संघात्मक भी लिया है, कुछ एकात्मक भी लिया है, बहुत सी चीज़ें ली हैं। लेकिन जब सैद्धांतिक रूप से प्रश्न आएगा तो एकल नागरिकता किस चीज़ का लक्षण है? वो एकात्मक सरकार का लक्षण है। और इसका लाभ ये मिलता है कि चूंकि एक नागरिकता होती है तो लोगों के बीच में एकता की भावना बनी रहती है। जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जितने स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट की अलग अलग नागरिकता होती है और उसके बाद अमेरिका की एक अलग नागरिकता होती है। तो वहाँ एक व्यक्ति के पास में दो दो नागरिकताएं होती हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूँ और मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, यानी कि कैलिफोर्निया स्टेट का भी और अमेरिका का भी। लेकिन भारत में कोई नहीं कहता है कि मैं बिहार का नागरिक हूँ, बिहार का निवासी हूँ कह सकता है, लेकिन नागरिक जब बात आएगी तो नागरिकता हमेशा फॉर्म में क्या लिखते हो? इंडियन, भारतीय। एक नागरिकता भारत में भी है, लेकिन इस धोखे में न रहिएगा कि एकल नागरिकता संघात्मक सरकार का लक्षण है। नहीं, एकल नागरिकता एकात्मक सरकार का लक्षण है। अब देखिए ये किन देशों के लिए सही है। एक सरकार, कम खर्चीली सरकार, तो ये किस देश के लिए फिट बैठेगी? अगर एक छोटा देश होता, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा एक देश होता, तो जब उत्तर प्रदेश में एक सरकार पूरा उत्तर प्रदेश चला सकती है तो फिर एक देश होगा उत्तर प्रदेश जितना, तो वहाँ पे 4 सरकार की कोई ज़रूरत है? नहीं है। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इस तरह के जो देश हैं जो क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं, जनसंख्या में भी बहुत छोटे हैं, ऐसे देशों में एक ही सरकार से काम चल जाता है। क्योंकि हमारे देश में तो देशों से बड़े बड़े प्रदेश हैं। एक देश की जितनी जनसंख्या नहीं होती उतनी जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है विश्व में सिर्फ 5 देश हैं जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाता है। उसमें एक भारत भी देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद में भारत की है, फिर यूएसए की है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपकी इंडोनेशिया की है, 5वें नंबर पे आपकी जो है ब्राज़ील की है, और छठे नंबर पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। हालांकि जब देशों की बात करेंगे तो छठे नंबर पे कोई देश बताएंगे, लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान ब्राज़ील के बाद में आ जाएगा। इतनी जनसंख्या है सिर्फ उत्तर प्रदेश की। तो भारत जैसे एक बड़े देश में क्या एक सरकार काम चला सकती है? नहीं चला सकती है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि एकात्मक सरकार किन देशों के लिए फिट है, सही है? तो जो क्षेत्रफल में छोटे हों, जो जनसंख्या में छोटे हों, जहाँ पर विविधताएं कम हों, यानी बहुत से धर्म न हों, बहुत से, जो बड़ा देश होगा वहीं पे बहुत से ज़्यादा विविधताएं भी होंगी। तो ऐसे छोटे क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाले देशों में जो एकात्मक सरकार है वो सफल रहती है। तो पॉइंट क्या है? क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे देशों में यह सरकार सफल है।
यह सरकार सफल है। कुछ भी आपको इसमें कठिन लग रहा है, बहुत सरल है। एकात्मक सरकार है, सब कुछ एक एक रहेगा, एक सरकार एक नागरिकता। और जब एक व्यक्ति होगा तो अच्छा डिसीजन जल्दी ले सकता है, इसीलिए आपातकाल में अच्छा काम करेगी। एक ही सरकार है तो पूरे देश में एक समान कानून रहेगा, एक समान नीतियां रहेंगी। और जब दूसरी सरकार ही नहीं है तो फिर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद नहीं होगा। और चूंकि एक सरकार है इसीलिए खर्चा भी कम रहेगा। और ऐसी सरकार क्षेत्रफल में छोटे और नागरिक संख्या में छोटे देशों के लिए अच्छी सरकार है। तो क्या सब कुछ ये अच्छा ही है, कुछ बुराइयां नहीं है? तो बिल्कुल कुछ कमियां भी हैं। तो इसकी कुछ डिमेरिट्स देखते हैं, क्या कमियां हैं ऐसी सरकारों में। तो जैसा आपको हमने समझाते हुए बता ही दिया है कि क्या कमियां इसमें हो सकती हैं, वो आप समझ भी गए होंगे कि इस प्रकार की सरकार में कमियां क्या होती हैं। तो पहली कमी यह है कि ज़्यादा व्यापक नहीं है, इसमें हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है छोटे देशों में तो खैर काम चल जाता है, बड़े देशों में ये सरकारें विफल हो जाएंगी, काम नहीं कर सकती हैं। तो पहला पॉइंट ये क्या है, एक सरकार का मतलब है ज़्यादा व्यापक नहीं है, ज़्यादा व्यापक नहीं है। इसका मतलब है कि सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, सभी का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन नहीं होता, सभी का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। इसीलिए जो बड़े देश हैं, जनसंख्या में ज़्यादा हैं, विविधता में ज़्यादा हैं, ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, ज़्यादा संस्कृति के लोग रहते हैं, ऐसे देशों में ये सरकार विफल हो जाएगी। क्योंकि एक ही प्रकार के नियम, एक ही प्रकार की नीतियाँ पूरे देश में जब आप लागू करोगे तो हर एक क्षेत्र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी। अगर केंद्र सरकार एक कानून बना दे जो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा लग रहा हो, तो क्या वो केरल के लिए भी अच्छा हो सकता है? क्या वो पंजाब और मिजोरम के लिए भी अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने दूर दूर प्रदेश हैं और इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, इनका परिवेश, कल्चर, भाषा सब कुछ अलग है, इनकी आवश्यकताएं अलग हैं। तो फिर एक ही सरकार सबके लिए एक ही प्रकार का कानून बना करके कैसे शासन कर सकती है? अर्थात वहाँ पर एक पृथक सरकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसे देशों में एकात्मक सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या है, एक सरकार होने से ज़्यादा व्यापक नहीं है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और इस वजह से, इस कारण से क्या होगा, बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में सफल नहीं है, देशों में सफल नहीं होगी। भारत जैसे, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में इसकी सफलता संभावना कम है। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि अगर एक सरकार है अपने मन से डिसीजन ले रही है तो फिर वो निरंकुश भी हो सकती है, तानाशाह भी हो सकती है। आपने देखा जहाँ जहाँ पे इस तरह की सरकारें रहीं वहाँ पे तानाशाही जो है वो जन्म जल्दी ले सकती है, क्योंकि उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो डिसीजन स्वयं में लेती है और जल्दी डिसीजन लेती है, इसलिए यहाँ पर निरंकुशता की संभावना बनी रहती है, निरंकुशता की संभावना रहती है। मन के माने डिसीजन लेकर के वो जल्दी से अपने हिसाब से शासन कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया एकात्मक के विषय में। अब बात करते हैं संघात्मक सरकार के विषय में। एकात्मक के विषय में जो चीज़ें स्पेशल हैं आपको जाननी है वो ये हैं, 3-4 पॉइंट में आप इसको समझ लें। एक सरकार, एक डिसीजन, एक नागरिकता, एक ही प्रकार की नीतियाँ पूरे देश में लागू करती है। कमी क्या है, ये सभी क्षेत्रों में बराबर जो है प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए बड़े देशों में इसको नहीं सफल माना गया है, छोटे देशों में ये सरकार
सफल होती है। यहाँ पर केंद्र और राज्य जैसा कोई स्तर नहीं है, दो सरकारें नहीं, इसलिए शक्तियों का बंटवारा भी नहीं पाया जाता है। अब दूसरी जो है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का निर्माण करता है, यानी कि संघात्मक सरकार। अगर संघात्मक संविधान पे आपको बात करने को कहा जाए तो जो संघात्मक संविधान होता है वो ऐसे प्रावधान करता है जिससे संघात्मक सरकार का निर्माण होता है। अब संघात्मक सरकार को हम पढ़ेंगे, बस वही लक्षण संघात्मक संविधान के भी हैं। तो देखिए, जिस देश में संघात्मक संविधान होंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, संघात्मक संविधान, वहीं पे बनेगी क्या? संघात्मक सरकार। क्योंकि सरकार का गठन तो संविधान के आधार पर ही होगा ना, तो जहाँ जहाँ संघात्मक संविधान होगा वहाँ पर संघात्मक सरकार बनेगी। तो चलिए भारत को अपने दिमाग में रखते हुए इस पर विचार करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। अब उस विवाद में हम आगे चलेंगे कि अर्धसंघात्मक है या क्या है, केसी हुएर ने क्या कहा, वो सब अलग मुद्दा है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। लेकिन अगर बेसिक रूप से देखें तो भारत का संविधान किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? संघात्मक के अंतर्गत रखा जाएगा, हालांकि उसमें एकात्मक के भी लक्षण हैं। तो संघात्मक संविधान जो होता है वो एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करता है जिसको संघात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम पाया जाता है, द्वैध सरकार। तो पहला जो इसका लक्षण है संघात्मक सरकार का, इसमें द्वैध सरकार होती है, दो सरकार, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट पाया जाता है। जैसे उसमें हमने आपको बताया एकात्मक में कि एक राज्य एक सरकार, यहाँ पर एक राज्य कई सरकार, यानी कि एक केंद्र सरकार। इसमें देखिए दो सरकार हो गई। डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि इसमें जो है एक केंद्र सरकार होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार, और फिर एक केंद्र सरकार के नीचे कई राज्य सरकारें होती हैं, कई राज्य सरकारें या प्रांत सरकारें, प्रांतीय सरकारें आप लिखें, कई प्रांतीय सरकारें। एक राज्य होता है जिसके अंतर्गत कई प्रांतीय सरकारें होती हैं और केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में सह अस्तित्व पाया जाता है। सह अस्तित्व का मतलब ये होता है कि प्रांतीय सरकारें राज्य सरकार पर डिपेंड नहीं हैं और केंद्र सरकार भी प्रांतीय सरकारों पर डिपेंड नहीं है, यानी कि इनमें कुछ स्वतंत्र बातें भी हैं, यानी कुछ मामलों में केंद्र सरकार स्वतंत्र है, कुछ मामलों में प्रांतीय सरकार भी स्वतंत्र है और कुछ मामलों में दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। इसको बोलते हैं सह अस्तित्व होना, यानी सहयोग की भावना होना, सह अस्तित्व प्राप्त करना। इसीलिए हमने देखे दोनों तरफ को आरो लगाया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये केंद्र सरकार जो है वो प्रांतीय सरकारों को बिल्कुल ख़त्म ही कर सकती है। प्रांतीय सरकारों का भी कुछ अस्तित्व है पृथक रूप से और कुछ मामलों में एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। और एकात्मक सरकार में आपने देखा था कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को कुछ अधिकार देता है और चाहे तो नहीं भी देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों को बांट दिया गया है संविधान के द्वारा। यहाँ पर केंद्र सरकार की मर्जी नहीं चलेगी। एकात्मक सरकार में तो केंद्र सरकार की मर्जी है, वो चाहे तो राज्य को कोई अधिकार दे दे और चाहे तो ना दे, चाहे वापस ले ले, जैसे चाहे वैसे शासन करे। लेकिन यहाँ पर केंद्र की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर संविधान की मर्जी चलेगी। संविधान ने केंद्र की शक्तियाँ और प्रांत की शक्तियाँ डिफाइन कर दी हैं। अगर भारत का एग्जाम्पल लेकर के चले आप, तो भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप कमेंट करके बताएं कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारे से संबंधित सूचियां हैं वो संविधान में कहाँ पर रखी गई हैं और कितनी सूचियां हैं, ये आप कमेंट करके बताएं।
वो सब आगे क्लासेज आएंगी। तो कितनी सूचियां हैं जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और वो सूचियां संविधान में कहां पर लिखी गई हैं, कहां रखी गई हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर द्वैध सरकार है। द्वैध सरकार का मतलब ये है कि एक केंद्र सरकार है और कुछ प्रांतीय सरकारें हैं, जितनी प्रांत होंगे उतनी प्रांतीय सरकारें हैं। तो कुछ चीज़ें यहीं से आपको समझनी है कि अगर दो सरकारें हैं तो कौन सी सरकार क्या काम करेगी, ये पहले से लिखा होना चाहिए। लिखा होना चाहिए मतलब लिखित संविधान। अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार का, यहाँ कई सरकारें बैठी हुई हैं, ये यूपी का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, तमाम है। इनमें झगड़ा होने लगेगा। इतना लिखित सब कुछ लिखा रखा है, तब भी तो आपस में कितना दोषारोपण होता है, कितना कुछ होता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल लिखा ही ना हो तब तो आए दिन बवाल होना शुरू हो जाएगा। तो फिर ऐसे द्वैध सरकार वाले सिस्टम में, मल्टी गवर्नमेंट वाले सिस्टम में आपको लिखित संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, और उस लिखित संविधान में दोनों सरकारों का शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा लिखा होना चाहिए, तभी काम चल सकता है। तो दो लक्षण निकल करके आए कि यहाँ पर द्वैध सरकार होती है। इस सिस्टम को समझ लिया आपने, द्वैध सरकार क्या होती है। द्वैध सरकार का मतलब केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें। केंद्र तो एक ही होगा, प्रांतीय सरकारें या प्रादेशिक सरकारें या राज्य सरकारें जिनको आप बोलते हो। तो केंद्र सरकार होगा, प्रांतीय सरकार होगी, और ये जो हैं दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, सहयोग की भावना में रहती हैं, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, क्योंकि दोनों के कुछ पृथक पृथक स्वतंत्रताएं भी हैं। तो अब इसी से सारे लक्षण आप निकालते चले जाएं। पहला लक्षण आपने द्वैध सरकार देखा, तो द्वैध सरकार का मतलब फिर झगड़ा न होने पाए, इसलिए केंद्र एवं, अब इसको हम राज्य शब्द से संबोधित करेंगे प्रांत को, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा होता है। अब अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से शक्तियों का बंटवारा किया है, वो तो उस देश विशेष का संविधान। जैसे हम भारत का पढ़ेंगे तो भारत में हम देखेंगे कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास में हैं, और कौन सी बच गई, किन पे दोनों बनाएंगे, कौन सी केंद्र के पास अतिरिक्त आ गई, वो सब भारत के संविधान पे बात करेंगे। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियाँ बटी होनी चाहिए। अब शक्तियाँ बटी होनी चाहिए तो एक मामला तो है नहीं जो बोल के बता दोगे, हजारों सैकड़ों प्रकार के मामले हो सकते हैं, तो फिर लिखित होना चाहिए। ये तो नियम ही हो जाएगा कि ऐसी सरकार उसी देश में हो सकती है जिस देश का संविधान लिखा हुआ हो, यानी लिखित संविधान हो। तो यहाँ पर शर्त है कि संविधान लिखित होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, तभी तो शक्तियाँ बांट करके रखोगे आप लिख करके। और अगर संविधान लिखित होना चाहिए तो फिर संविधान कठोर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल मुलायम संविधान होगा, बहुत लचीला होगा, तो फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सारे अधिकार ही खत्म कर देगी। वो संविधान में संशोधन करके उसको ख़त्म कर देगी, राज्य सरकार के अधिकार वो छीन लेगी। ये मनुष्य का और सरकार का एक ही गुण होता है, मनुष्य दूसरे को बढ़ते नहीं देख सकता, तो सरकार दूसरी सरकार को बढ़ते नहीं देख सकती। अगर केंद्र सरकार के पास में शक्तियां हो तो राज्य सरकार के सारे अधिकार वो खत्म कर देगी और स्वयं में निरंकुश शासन करने लगेगी। इसीलिए लिखित संविधान होना चाहिए। और ये प्राविधान, मैं ये नहीं कहता पूरा संविधान कठोर होना चाहिए, ये प्रावधान यानी संघात्मक सरकार वाला जो प्रावधान है उस संदर्भ में कठोर संविधान होना चाहिए, कठोर संविधान
होना चाहिए। इसीलिए देखोगे जिन जिन देशों में संघात्मक सरकार होती है वहाँ पर उन प्रावधानों को जो संघात्मक सरकार से रिलेटेड हैं उनको संशोधित करना कठिन काम होता है। और भारत में भी आप देखोगे, भारत में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कुछ प्रावधानों को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। तो ऐसे प्रावधान जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको बदलने वाले हों, उनको बहुत कठोरता से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि ये सिस्टम चलता रहे। और भारत में तो आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को, यानी संघ और राज्य के बीच के संबंध को, शक्तियों के बंटवारे को जो है बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर रखा है। यानी इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कल को आप कहो कि संघ सरकार नहीं होगी, अब यहाँ पे एक सरकार होगी, एकात्मक हो जाएगी, हम केवल सेंटर में बैठ करके पूरा देश चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो संविधान लिखित होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, खास करके उन मामलों में। और देखिए क्या चीज़ होती है इसमें। अब यहाँ पर चूँकि दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो यहाँ पर नागरिकता भी दोहरी होती है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अभी इसके मेरिट्स और डेमेरिट्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आप पहले और समझें। शक्तियों का बंटवारा आपने समझ लिया, शक्तियों का बंटवारा होगा, लिखित संविधान होगा, कठोर संविधान होगा, और केंद्र और राज्य के बीच में यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होगा। अब अगर एक सबसे जो प्रमुख फीचर इसका है, अगर दो सरकार हैं तो फिर यहाँ विवाद की स्थितियाँ ज़्यादा जन्म लेंगी। ऐसे देशों में विवाद की स्थितियाँ निश्चित आएंगी, क्योंकि हर सरकार अपने अपने तरीके से नियम बनाएगी और फिर कहीं न कहीं जा कर के वो नियम आपस में टकरा जरूर जाएंगे। इस वजह से इस देश में विवाद की स्थितियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर जब भी विवाद उत्पन्न होता है तो किसका रोल आता है? न्यायपालिका का। तो ऐसे देशों में पृथक न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसके ऊपर इन सरकारों का दबाव नहीं होना चाहिए। देखो, एकात्मक सरकार में अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं भी ज़्यादा है तो काम चल सकता है, लेकिन ऐसे देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके ऊपर ना तो राज्य सरकार का दबाव हो और ना तो केंद्र सरकार का दबाव हो, ताकि पक्षपात न होने पाए, वो पृथक और स्वतंत्र हो करके निर्णय दे सके। तो संघात्मक सरकार का एक लक्षण होता है कि यहाँ पर पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, होती ही है, होनी चाहिए। और उसके पास में जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है। तभी तो दोनों सरकार में संतुलन बना रह सकेगा। और भारत में भी आप देखोगे। अब देखिए, इतने तो इसके लक्षण हैं जो संघात्मक सरकार को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अगर ऐसे देशों में संसद सर्वोच्च हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार के देशों में जहां दो स्तर सरकार के होते हैं, केंद्र और प्रांत, वहां पर कभी भी संसद सर्वोच्च नहीं हो सकती है, क्योंकि संसद किसके नियंत्रण में है? संसद तो केंद्र सरकार के मामले में आती है। तो वहाँ पे संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि संविधान ही केंद्र और सरकार, प्रांत सरकार के बीच में संतुलन बनाएगा। तो फिर वहाँ पर, जैसे ब्रिटेन का अगर उदाहरण आप लो, तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहाँ पर संविधान सर्वोच्च नहीं है। तो वहाँ काम चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर दो सरकार के लेबल हैं ही नहीं। तो संविधान सर्वोच्च हो चाहे संसद सर्वोच्च हो, एक ही बात है वहाँ पर, क्योंकि संविधान से संसद बनती है और संसद संविधान को संशोधित कर देता है, काम चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर संसद सर्वोच्च हो जाएगी तो संसद चूँकि केंद्र सरकार की है, तो वहाँ पर वो प्रांतीय सरकारों के ऊपर प्रभाव डाल सकती है संविधान में संशोधन करके। तो इस तरह से वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो ऐसे प्रदेश, ऐसे जहाँ जहाँ पे संघात्मक सरकार होगी वहाँ पर क्या होगा? संविधान तो जरूर होगा लिखित, सर्वोच्च भी होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। और ऐसे प्रदेशों का एक लक्षण है, ऐसे सरकारों का एक लक्षण है कि यहाँ पर
जो संसद होगी वहाँ पर 2 सदन होना चाहिए, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। क्योंकि अगर एक ही सदन होगा तो वो तो एक सरकार के नियंत्रण में रहेगा ना, तो दूसरा सदन भी होना चाहिए जहाँ पर कुछ राज्यों का भी योगदान हो। जैसे भारत में राज्यसभा है तो राज्यसभा में मेंबर कहाँ से जाते हैं, वो तो राज्यों से जाते हैं ना। यानी कि संसद में भी राज्यों का मेंबर पहुँचने चाहिए, राज्यों के प्रतिनिधि पहुँचने चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर 2 सदन वाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे संघात्मक सरकार होगी वहाँ की व्यवस्थापिका द्विसदनीय होगी, यानी 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। तो यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक भारत में भी है, देखिए अमेरिका में भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या विधायिका, व्यवस्थापिका होती है। अब आप कहोगे कि ब्रिटेन में भी तो है, प्रश्न जायज़ है आपका, ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन में तो संघात्मक सरकार नहीं है। तो मैंने कब कहा कि एकात्मक सरकार में हो नहीं सकती, मैंने कहा कि संघात्मक में होनी चाहिए, एकात्मक में हमने नहीं बताया था आपसे। एकात्मक में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन संघात्मक में 2 सदन होते हैं हमेशा। जहाँ जहाँ पे संघात्मक होगा वहाँ 2 सदन होंगे। जैसे कि लिखित संविधान इसके लिए अनिवार्य है, लेकिन एकात्मक के लिए अनिवार्य नहीं है, वहाँ हो भी सकता है लिखित और नहीं भी हो सकता है। तो ये इतने इसके लक्षण हैं। अब इस लक्षण के आधार पर आप बताइए कि ये किन देशों के लिए अच्छा है। क्या ये छोटे छोटे देशों के लिए अच्छा है? छोटे छोटे देशों में इतना सिस्टम, एक सरकार ऊपर 10 सरकार नीचे, हर गांव की एक सरकार, ऐसा सिस्टम छोटे देशों के लिए नहीं होता। ये सिस्टम उन देशों के लिए अच्छा है जो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर विविधता भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे देशों में एक सरकार बैठ करके पूरे देश को नहीं चला सकती, इसलिए वहाँ पर एक केंद्र सरकार और फिर स्टेट में अलग अलग सरकारें बनाई जाती हैं। इसी को तो संघात्मक सरकार कहते हैं। तो फिर ये किसके लिए उचित है? तो ये जो है बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या तथा विविधता, तमाम प्रकार के लोग भी हों, अनेक धर्म हों, विविधता वाले देशों के लिए उचित है। ये तो आपने समझ लिया संघात्मक को। अब कोई भी व्यवस्था हो उसकी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ उसकी खराब बातें भी होती हैं, जैसे एकात्मक में भी थी। तो आप इसमें समझें कि संघात्मक में अच्छी चीज़ें क्या हैं और कमियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। बुरी चीज़ें तो नहीं कहेंगे हम, गलत चीज़ें नहीं कहेंगे, लेकिन कमियां हैं, वो सीमाएं हैं उसकी। संघात्मक सरकार की के लाभ, एक लाभ तो हमने बता ही दिया कि बड़े क्षेत्रफल और बड़े देशों के लिए देशों में कारगर है ये। आप देखोगे बड़े देशों में अक्सर इसी प्रकार की सरकार होती है, कुछ एक दो अपवाद छोड़ करके। तो बड़े देशों में ये कारगर है। अब इसके थोड़ा अच्छी बातें बताइए। जैसा एकात्मक में आपने देखा था कि एकात्मक सरकार जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त करती, यानी वहाँ पे हर एक जगह से प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, वो सब जनता को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग सरकार है और वहाँ पे वो उस क्षेत्र के विधायक जो है बैठते हैं, यानी वो अपने अपने क्षेत्र को डील करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। तो ये ज़्यादा व्यापक है, ये ज़्यादा व्यापक सरकार है। उसके उल्टा है जस्ट, ये ज़्यादा व्यापक है यानी अधिक प्रतिनिधित्व है, इसमें अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है।
अगर एक ही सरकार होती केंद्र में तो फिर हर प्रदेश से वो प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर पाते जितना चाहिए, लेकिन क्षेत्र में छोटी छोटी अन्य सरकारें बना करके उसमें तमाम लोगों को विधि बनाने में, कानून बनाने में, नीतियां बनाने में वो यूज करते हैं। तो उससे जो है ज़्यादा लोग मिलकर के देश चलाते हैं, जिससे ज़्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक संस्कृति है, मैं एक धर्म से संबंधित हूँ, मेरा कुछ कल्चर है और मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक व्यक्ति इस प्रकार का कोई कानून आए जो अच्छा रहेगा। मेरी सोच है अपनी, मेरे समाज, मेरे समूह की सोच है, लेकिन सरकार में मेरे समाज का कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतना बड़ा देश है और कम मेंबर हैं वहाँ पे, तो फिर क्या मेरी आकांक्षाएँ तृप्त नहीं हो सकती? संघात्मक सरकार होगी तो क्या है, केंद्र में सरकार होगी और जब हमारे क्षेत्र की सरकार बनेगी तो उसमें जो है छोटे स्तर पे हमारा भी प्रतिनिधि पहुंचेगा और वो हमारे लिए नीतियां बना सकता है। तो इसमें प्रतिनिधित्व, चूँकि ज़्यादा प्रतिनिधि हो जाते हैं, तमाम सरकारें होती हैं, इसलिए अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है और ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा क्षेत्र तक जो है संतुष्टि पहुँचती है, यानी कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ पूरी होती हैं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं इसमें। अब चूंकि कई सरकारें हैं, देखो क्षेत्रीय सरकारें इसमें होती हैं, क्षेत्रीय सरकारें, हर प्रदेश की अपनी अलग अलग सरकारें हैं, तो फिर क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के अनुसार क्या बनती हैं? नीतियां एवं कानून। क्षेत्र के अनुसार, अनुसार शब्द पे आप ध्यान देंगे, क्षेत्र के अनुसार। अगर केंद्र सरकार बनाएगी तो वो पूरे देश में कुछ कॉमन चीज़ें लेकर के कानून बनाएगी। हो सकता है किसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा बेहतर हो, किसी क्षेत्र के लिए उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जब क्षेत्रीय सरकारें कानून बनाती हैं तो वो चूँकि उसी क्षेत्र के लिए बनाती हैं तो फिर वो क्षेत्र के अनुसार नीतियां और कानून उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं और केंद्र सरकार की तो पूरे देश के लिए लागू हैं। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ फीचर हैं जो अच्छी बातें हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई, चूँकि क्षेत्रीय सरकारें हैं, क्षेत्र के अनुसार नीतियाँ बनाती हैं और केंद्र सरकार है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ये दोनों सरकारें आपस में क्या करती हैं? दोनों सरकारें आपस में जो है संतुलन बनाती हैं। इस वजह से कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है। देखिए राज्य जो क्षेत्र की सरकारें होती हैं, यहाँ के जो विधानमंडल होते हैं, यहाँ से प्रतिनिधि पहुँचते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा जो है लोकसभा पे नियंत्रण बनाए रखती है विधि पास करने में। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के ऊपर नियंत्रण राज्य सरकारों का बन जाता है और राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण। जब संविधान आप पढ़ोगे तो देखोगे किस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार पे भी नियंत्रण रखती है। एक गवर्नर प्रदेश में नियुक्त होता है, गवर्नर का नियुक्ति और उसको हटाना राष्ट्रपति करता है, यानी कि केंद्र से मतलब नहीं है, उसके प्रदेश से उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पे कुछ नियंत्रण भी बनाते हैं और दोनों स्वतंत्र भी हैं। तो ऐसे में कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। यहाँ पे निरंकुश सरकार का निरंकुश होने की संभावना कम है। सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम है, होने की संभावना कम है। अगर कोई बहुत बहुमत में सरकार आ जाए लोकसभा में और वो सोचे हम मनमाने तरीके से कोई एक्ट पास करवा लेंगे तो फिर वो राज्यसभा में भी तो जाएगा और राज्यसभा में तो बहुमत होगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुमत राज्यसभा में भी हो आपका। तो इस प्रकार से राज्य जो है वो संसद की कार्रवाई पे नियंत्रण लगा सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर विधानमंडल में यानी प्रांत की सरकार में उत्तर प्रदेश में कोई एक्ट पास हो जाए तो राज्यपाल बैठे हुए हैं और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो किसी एक्ट को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेज सकते हैं, यानी कि वो भी जो है राज्य सरकार पे अंकुश लगाते हैं। और राष्ट्रपति को राज्य सरकार को स्थगित करने का भी अधिकार होता है। इस तरह से संविधान में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी लगाते रहते हैं जिससे कोई भी सरकार निरंकुश नहीं होती है। अब ये तो इसके लाभ हैं, कुछ कमियां भी हैं। ऐसी सरकारों में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं
वो कमियां क्या हैं। अभी इसमें हम भारत को जब रखेंगे इस सांचे में, तब देखेंगे कि भारत में एकात्मक सरकार है या संघात्मक सरकार है या फिर कुछ नया है जो अलग है दोनों से। तो भारत के संविधान को जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे चीज़ें निकल करके आएंगी, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेंस के आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हो आईएएस और पीसीएस के लिए, तो आपको बेसिक समझ बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फैक्ट या क्वेश्चंस या आर्टिकल रट लेने से आप मेंस के आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न आएंगे। सीधे प्रश्न आपसे पूछेगा कि आजकल एक बहुत चर्चित मांग चल रही है कि भारत में संसदीय सरकार को हटा करके प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षात्मक सरकार बनाई जानी चाहिए। इसके पक्ष में कुछ तर्क दीजिए आप कि क्या अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा। तो अब आप सोचोगे ये संसदीय सरकार क्या होती है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है। अगर परिभाषा मालूम है तो आपको ये नहीं पता है कि दोनों में लाभ क्या है, दोनों में हानियाँ क्या हैं, हमारे देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि भारत जैसे देश के लिए कौन सी सरकार अच्छी रहेगी, संघात्मक या एकात्मक। कमेंट करके बताइए कि भारत जैसे देशों के लिए एकात्मक सरकार अच्छी रहेगी या संघात्मक सरकार अच्छी रहेगी। अभी भारत की जनता या भारत के कुछ नेता कहने लगे कि भारत में एकात्मक संविधान लागू किया जाए, एकात्मक सरकार बनाई जाए। तो अगर आपको पता है कि एकात्मक सरकार की कमियां क्या हो सकती हैं, पूरे हमारे देश का परिवेश क्या है, उसके हिसाब से एकात्मक सरकार ऐसे सफल नहीं हो सकती, तो आप एक बेहतर आंसर दे सकते हैं उसको विद लॉजिक। और अगर समझ ही नहीं है तो आप कहोगे हाँ नेताजी कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। तो फिर संघात्मक सरकार के लाभ आपने पढ़े, तो संघात्मक सरकार की कुछ कमियां भी हैं, कमियां या सीमाएं, लिमिटेशंस। तो देखिए, ज़्यादा सरकारें, इसका मतलब है कि डिसीजन लेने वाले लोग ज़्यादा, तो फिर निर्णयन डिसीजन मेकिंग जटिल रहेगा और तीव्र नहीं होगा। कभी कभी आप देखते हो कि कोई विदेशी निवेशक या विदेश की कोई बड़ी कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रही है, तो उसको क्लियरेंस मिलने में कई कई साल लग जाते हैं। पहले उसको केंद्र सरकार के विभागों से निपटना पड़ता है, फिर उसको उस जिस प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश या जहाँ भी लगाना चाह रही, वहाँ के अपने निजी कानून हैं, अपनी निजी नीतियाँ हैं। तो ये सब ऑफिसेस का चक्कर लगाते लगाते 5 साल हो जाते। फिर वो 5 साल में कहती है अब तो मुझे फैक्ट्री नहीं खोलनी, मुझे तो कुछ और दूसरा सोचना पड़ेगा। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग में इस प्रकार का सिस्टम जो है, हमेशा नहीं लेकिन निर्णयन में थोड़ा विलंब जरूर रहता है। तो ऐसी सरकारों में पहली कमी ये है कि निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना विलंब से होता है, विलंब से होता है। उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसी स्थिति में एक सरकार रही होती और जापान से एक स्टील कंपनी आती और कहती कि मैं एक उड़ीसा में स्टील प्लांट या कहीं किसी प्रदेश में स्टील प्लांट लगाना चाहता हूँ, आप हमें क्लियरेंस दें, तो एक सरकार होती, एक झटके में निर्णय लेती, कहती यस या फिर नो, जो भी होना होता। लेकिन अब जब तमाम मामलों में ऐसा होता है कि प्रदेश की नीतियां भी उसमें आके फंस जाती हैं, तो उसको निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है। यानी दोनों सरकारें मिलकर के डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पर निर्णय विलंब से होता है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरी चीज़ देखिए, अब संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता। इससे क्या होता है, एकता की भावना कम होती है, भावना में कमी आती है। अब इस चीज़ को हम पीछे भी आपको कह चुके हैं कि आप इसमें कंफ्यूज न होइएगा कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत का मामला अलग है, मैं कई बार बता चुका हूँ, उसको अलग पढ़ेंगे हम। भारत में अलग प्रकार का सिस्टम है, लेकिन दोहरी नागरिकता संघात्मक सरकार का लक्षण है। यानी यहाँ पर 2 सरकारें होती हैं और दोनों सरकारें अपने नागरिकों को अलग अलग नागरिकता प्रदान करती हैं। जैसे कि अगर भारत में सेम टू सेम संघात्मक सरकार का लिया गया होता सिस्टम, तो भारत में क्या होता, मध्य प्रदेश के अगर रहने वाले आप हैं तो आप मध्य प्रदेश के नागरिक कहलाते। मध्य प्रदेश का संविधान भी अलग होता और मध्य प्रदेश का नागरिक होने के साथ साथ आप
कि जो संघ सरकार है यानी केंद्र सरकार है वो आपको भारत का नागरिक कहती, यानी दो दो नागरिकताएं लेकर के आप घूमते। लेकिन भारत ने सोचा कि ये वाला फीचर हम हटा देंगे, कस्टमाइजेशन ऑफ दोनों, यानी दोनों में से अच्छी अच्छी चीज़ें हमने उठाने की कोशिश की है। लेकिन लक्षण यही है, जब प्रश्न आएगा तब आप इसी को टिक करेंगे कि दोहरी नागरिकता संघात्मक सरकार का लक्षण है। इससे एकता की भावना में कमी आती है, इसको आप समझ ही सकते हैं कि जब कोई कहेगा हम बिहारी नागरिक हैं, कोई कहेगा हम हरियाणा के नागरिक हैं, तो थोड़ा आपस में मेल जोल कम होता है। और जब सब एक साथ बोलते हैं कि हम भारतीय हैं तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, यानी एकता की भावना उसमें बढ़ती है। इसीलिए हमने एक नागरिकता वाला सिस्टम लिया है। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एक नागरिकता रखने से क्या लाभ है, दो नागरिकता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे कोई आर्थिक रूप से लेना देना तो है नहीं, सिर्फ कहना ही तो है कि मैं यूपी का नागरिक हूँ, मैं इंडिया का नागरिक हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। चीज़ समझ गए होंगे आप, फ़र्क क्या पड़ जाएगा। दोहरी नागरिकता एकता की भावना को कम कर देती है संघात्मक सरकार में। अब देखिए, संघात्मक सरकार में अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो फिर बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। अगर कोई देश हमला बोल दे या अंदर गृह युद्ध छिड़ जाए, विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में तमाम सरकारें होने की वजह से, तमाम प्रकार की नीतियां होने की वजह से आसानी से उनसे निपटना थोड़ा कठिन है। तो फिर ये एक इसकी कमी है, यानी कि संघात्मक सरकार में आपातकाल में समस्या से निपटने के में देरी होती है। समस्या से निपटने में दिक्कत आती हैं, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ दोनों सरकारों की अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग नियम कानून है। उसकी वजह से डिसीजन भी जल्दी नहीं हो पाता है और बेहतर डिसीजन भी नहीं हो पाता है। इसीलिए भारत में देखेंगे कि ये वाला भी सही करने का कोशिश हमने किया है कि हमने आपातकाल के लिए अलग प्राविधान ही बना दिए हैं। हमने संघात्मक वाला सिस्टम नहीं रखा कि आपातकाल में कौन निर्णय लेगा। हमने सीधे सीधे एक स्विच बना दिया, एक ऐसा स्विच लगा दिया हमने, इस तरह से समझे। भारत के संविधान ने इस तरह से एक ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया है, ऑफ ऑन संविधान में। और उन्होंने कहा कि आपातकाल की स्थितियों में, यानी 352, 356, 360 की दशा में, आर्टिकल नंबर तीनों बताइए क्या है, आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा जागरूक बनते रहिए। 352, 356, 360 आर्टिकल में क्या है, एक स्विच है ये। उन्होंने कहा कि आपातकाल में या विदेशी मतलब कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो या अंदर कोई अशांति व्यवस्था हो, ऐसी अवस्थाओं में हम एक स्विच ऑन करेंगे और हम तुरंत जो है संघात्मक से एकात्मक हो जाएंगे। यानी कि हम ये सब लफड़ा पालेंगे ही नहीं कि कौन डिसीजन लेगा, सीधे सीधे हमने बता दिया केंद्र डिसीजन लेगा। ऐसे मामलों में हमने अलग प्रावधान ही उसमें डाल दिए, तो ये समस्या भी हमने दूर कर ली है। यानी जो कमियां हैं उनसे निपटने के लिए भारत ने बहुत सी चीज़ों में सुधार किया है। तो आपातकाल में समस्याओं में निपटने में दिक्कत आती है और इसमें चूँकि ज़्यादा सरकारें हैं तो फिर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद ज़्यादा रहते हैं, विवाद ज़्यादा होते हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ज़्यादा होंगे तो फिर इस प्रकार के संविधान में न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ पर न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। विवाद निपटाने में जो फैसला करने वाला व्यक्ति होता है वो दोनों के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। आप दो दोस्त हो, झगड़ा करिए और फिर तीसरा एक व्यक्ति लाइए, फैसला करवाइए, एक बार दो बार, फिर वो दोनों लोगों को आप जो देखोगे कि वो आपसे सुपर हो जाएगा। वो आपको भी डांटेगा, उसको भी डांटेगा, क्योंकि आप ही तो लाए थे उसको फैसला कराने के लिए। तो न्यायपालिका शक्तिशाली हो जाती है। और देखिए, अब चूंकि कई सरकारें हैं तो पूरे देश में एक जैसा नियम, एक जैसा कानून,
एक जैसी नीतियां नहीं होती हैं। जैसा कि एकात्मक में आपने देखा था, केंद्र सरकार कुछ और प्रकार का नियम पूरे देश में लागू करती है और उसके बाद प्रदेश सरकार वाले अपने अपने तरीके से नियम और नीतियां बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ मामलों में यहाँ पर क्या होता है, पूरे देश में एक समान नीतियां और कानून नहीं होते हैं, और कुछ मामलों में तो नीतियों और कानूनों का दोहराव हो जाता है। यानी कि एक ही विषय पर दोनों लोग कानून बना देते हैं। आप देखोगे, पढ़ोगे संविधान में, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मामले में केंद्र सरकार भी कानून बनाए बैठी है, उसी मामले में राज्य सरकार अपना एक कानून बनाए बैठी है। हालांकि उसकी बाद में काट है कि कौन सा माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, लेकिन ये समस्या ही तो है कि एक ही मामले पे दोनों लोग अपना अपना दिमाग लगा करके बैठ जाते हैं। तो पूरे देश में एक तो एक समान नीतियाँ और कानून है नहीं, और कभी कभी नीतियों और कानूनों का दोहराव भी हो जाता है, यानी दो हो जाते हैं। कभी कभी नीतियों एवं कानूनों का दोहराव हो जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनता के लिए दोहराव हो जाता है। विदेश नीति है उसको भी लागू करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर भारत की केंद्र सरकार ने, चूँकि विदेश उसके पास में है, तो विदेश के साथ कोई संधि करता है और उसके हिसाब से अगर किसी प्रांत में कोई डिसीजन लेना है तो फिर वहाँ पर राज्य सरकार भी बीच में आ जाती, कहती यहाँ पे तो हमारा ये मामला फंस रहा है बीच में, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो थोड़ा सा विदेशी नीतियों को भी लागू करने में विलम्ब होता है और उसमें भी दिक्कतें आती हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और निर्णय तो आपने देख लिया विलम्ब से होता ही है। अब इतना बड़ा सिस्टम है ये कि इसमें खर्चा बहुत आएगा। आप भारत में देखिए ना कि एक केंद्र सरकार है, हर प्रदेश की एक सरकार है, इतने नेता मंत्री, इतने सचिव, सचिवालय, इतना सब होता है। इस वजह से इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। यह एक खर्चीला सिस्टम है, अत्यधिक खर्चीला है। संघात्मक सरकार जो है अत्यधिक खर्चीली सरकार है। लेकिन बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इतना बड़ा देश चलाने के लिए खर्चा तो लगेगा ही। अगर एक ही सरकार बैठ के चलाएगी तो फिर अच्छा नहीं चलेगा। तो अच्छा ना चले, इससे बेहतर है थोड़ा खर्चा कर लो, अच्छा तो चलेगा। तो इस वजह से खर्चा तो इसमें होता है, लेकिन इतने बड़े देश को संभालने के लिए हमको ज़रूरत भी है इतनी सरकारों की। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन उत्तर प्रदेश से छोटा है जनसंख्या में। आप देखते हो तो ब्रिटेन में एक सरकार से काम चल सकता है, उत्तर प्रदेश में एक सरकार से काम चल सकता है, लेकिन भारत में एक सरकार से काम नहीं चल सकता है। तो इस तरह से हमने एकात्मक और संघात्मक को समझा। अब एक दो पॉइंट में आप इसको समझ लीजिए, पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एकात्मक का मतलब है एक देश में एक सरकार, और जब एक ही सरकार होगी तो उसके फ़ायदे आप दिमाग में आ गए होंगे आपके। एक डिसीजन, एक कानून, सारी शक्तियाँ उसी के पास, मनचाहा निर्णय, निरंकुश भी हो सकती है, संविधान बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो एकात्मक सरकार किस देश के लिए अच्छी है? छोटे देशों के लिए अच्छी है। संघात्मक सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो ऐसे दो सरकारों वाली व्यवस्था में लिखित संविधान होगा, शक्तियों का बंटवारा लिखा गया होगा। ऐसी सरकारें जो होती हैं वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व हासिल कर लेती हैं, बड़े देशों के लिए अच्छी हैं, क्योंकि इसमें जो है हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग सरकार बना करके सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर एक सरकार होती तो शायद हर क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दे पाती। तो इस तरह संघात्मक सरकार में दो सरकारें होती हैं। दो सरकार का मतलब है दो सरकार के स्तर होते हैं, एक केंद्र में और दूसरा स्तर राज्यों में, यानी कई राज्यों की सरकारें होती हैं। भारत में तो तीसरा स्तर भी आ गया। भारत एक अलग ही सिस्टम है, भारत की सोच डिफरेंट है। भारत में एक तीसरा स्तर भी है, पंचायत राज, यानी कि, और वो भी संविधान द्वारा प्रदत्त है। अब पहले नहीं था, लेकिन बाद में आपको
संविधान संशोधन 2 याद आ गए होंगे, और अगर याद आ गए हैं तो कमेंट कर दीजिए कि कौन से 2 संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज को भी लागू कर दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत की सरकार, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ऐसा नहीं कि पहले प्रधान गांव के नहीं होते थे, ग्राम पंचायत पहले भी होती थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी प्रधान होते थे, गांव की मुखिया प्रधान होते थे, लेकिन बाद में एक संशोधन करके इसको संवैधानिक बना दिया गया, यानी कि अब भारत का संविधान ही 3 स्तर की सरकार की व्यवस्था कर रहा है और पंचायती राज यानी पंचायती सरकार एक संवैधानिक सरकार के रूप में आ गई। तो भारत की जब बात करेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे, उसको कहते हैं मल्टी फेडरल, जो है फेडरल के बजाय वहाँ पे पॉली फेडरल या मल्टी फेडरल एक नया कॉन्सेप्ट आया गया। जैसे ब्राज़ील है, भारत है, इन लोगों ने नए प्रैक्टिकल किए हैं और एक सफल प्रैक्टिकल कहा जा रहा है इसको, कि ये एक अच्छी बात है कि जितना छोटे स्तर पे हम जो है बांटते चले जाएंगे शक्तियों को, उतना ही अच्छा रहता है एक देश की स्टेबिलिटी के लिए, एक देश के नागरिकों के लाभ के लिए, कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक स्थायित्व आएगा। तो हालांकि ये सब चीज़ें तभी सक्सेस हो पाती हैं जब नागरिक जानकार हों, पढ़े लिखे हों, तब ज़्यादा सफल रहती हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब इस क्लास में हमने एकात्मक और संघात्मक सरकार को समझ लिया है। अभी किसी क्लास में हम पढ़ा देंगे आपको कि सरकार क्या होती है, और 2 प्रकार की सरकारें ज़्यादा प्रचलन में हैं पूरे विश्व में। एक कहलाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, शासन की प्रणाली ये है, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब भारत में चूँकि देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में आप देखोगे तो अध्यक्षीय यानी कि प्रेसिडेंशियल है। तो दोनों में बेसिक अंतर होता है, और ये बहुत यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए बड़े ये कोर टॉपिक हैं, इंटरव्यू तक में पूछ लिया जाता है आपसे। और चूँकि वो जानते हैं कि ऐसे चीज़ों पर आपने हाथ नहीं फिराया होगा, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपके सामने आ जाते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत करंट से रिलेटेड होते हैं, और उसमें जब तक आपके पास बेसिक समझ नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में। तो बेसिक ज़रूर आपका क्लियर होना चाहिए, प्रश्न तो आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अगली हम क्लास में आपको जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उस पर क्लास करेंगे, और इसके बाद हम सीधे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान को हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप सक्षम हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।